हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आगे की वीडियो आ रही है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा हो गया था, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हो गई थी। एंड देन हम इसके बाद बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आगे इस क्वेश्चन में क्या होते हैं आपके न्यूमेरिकल जो है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि आपको करने पड़ेंगे। तो पहले उससे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बताता है कि आपका ओवरऑल किन किन सोर्सेस से आपने कितना पैसा ले रखा है, यानी कि आपका रिलेटेड पोर्शन कितना है आपका हर एक सोर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, इट इज अ रिलेटिव पोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म फंड जो आपने ले रखा है, तो वो किन किन सोर्सेज से ले रखा है और किस पोर्शन में ले रखा है, इसी को शो करने के लिए क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोल जाता है कि कंपनी के पास कितने कितने लॉन्ग टर्म्स के फंड अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है आपका, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका ये टर्म मैंने लिखी है, ये दो टर्म जो होता है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी, ये टर्म भी आपको समझ में आ जाएगी इसी के बेसिस पे। देखिए इस क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, सपोज अ कंपनी रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीस, किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस है, कहां कहां से वो क्या कर सकती है, फंड को अरेंज कर सकती है। कौन कौन से ऑप्शन है सर उसके पास। सर एक तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा उठा सकती है, एक वो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकती है, बोरोड कैपिटल हो सकती है आपकी, रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है और करंट लायबिलिटीज हो सकती है आपकी। यानी कि वो 10 लाख रुपए उसको रिक्वायरमेंट है, तो 10 लाख वो अलग अलग सोर्सेस तो क्या कर सकती है, अरेंज कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं सर, 10 लाख में से 45 ये 4,50,000 आपका इक्विटी शेयर्स का हो गया, 2,25,000 हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर्स का, 1,12,500 हो गया आपका बोरोड कैपिटल, देन रिटेन अर्निंग, देन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो सारा दिख रहा है आपको कि भाई कितना कितना पोर्शन, कितना रिलेटिव पोर्शन जो है वो हर किसी का यहां पर उसने लिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो इसी से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर में वो सारा अमाउंट आता है जो कहां पर शो होता है आपका, लायबिलिटी साइड। ये कहां से होता है आपका, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर कैपिटल स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, वो सभी सोर्सेज जो लायबिलिटी साइड शो किए जाते हैं आपके, जो जो आपने लोन ले रखा है और जिसको आप लायबिलिटी साइड शो करोगे बैलेंस शीट में, वही हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कंपनी ने जो भी उधार ले रखा होता है ना, वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, देखो क्या हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये कंप्लीट हो गया, यानी कि टोटल हो गया ये। ओके, कंप्लीट हो गया आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, यानी कि टोटल क्या, देखो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया। जब इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आप इसको हटा दोगे, ये जो है इसको हटा दो, करंट लायबिलिटीज को हटा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटलाइजेशन बन जाता है। दैट मींस जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे ना, तो देखो आपने इन सब में से करंट लायबिलिटीज को हटा दिया, तो बचा क्या, बचा आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके कौन कौन से है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में टोटल आपकी लायबिलिटीज आ जाती है जो भी फर्म ने ली है, और जब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की, तो उसके अंदर उन सोर्सेज को ऐड करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। यानी कि हमने क्या कर दिया सर, इन सभी में से अगर आप करंट लायबिलिटीज को हटा दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस बन जाएगा। जैसे इसके अंदर ये देखो हमने बताया आपका, अगर यहां पर देखो ये टोटल 10 लाख है आपका, 10 लाख में ये कितना हो जाएगा, 45%, ऐसे करके हमने परसेंटेज निकाल दिया। जब हम बात करेंगे कैपिटल सोर्स, लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करेंगे, तो हमारा 9 लाख हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, 1 लाख उसमें से हटा देते हैं। क्या किया हमने, टोटल 10 लाख था, 10 लाख में से हमने क्या कर दिया, 1 लाख को हटा दिया, तो हमारा कितना बचा, 9 लाख। तो 9 लाख क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म सोर्स है आपका, या लॉन्ग टर्म लोन है हमारा 9 लाख। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन बोला जाता है इसी को ही। उसके बाद सर अब कैपिटलाइजेशन में भी किस किस पर्टिकुलर सोर्स का कितना शेयर है, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। देखो जैसे सर टोटल 9 लाख में से ना 50% तो इक्विटी है, 25% आपका प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, ये 12.5% जो आपका बोरोड कैपिटल है, देन रिटेन अर्निंग आपका। तो टोटल लॉन्ग टर्म फंड में किस किस पर्टिकुलर सोर्स का कितना शेयर है या कितना पोर्शन है उसका, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम सिंपल बोले भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि जो भी लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसा ले रखा है ना, उसमें से कितना पैसा आपने इक्विटी के थ्रू लिया है, कितना आपने बोरोड फंड के थ्रू लिया है, कितना रिटेन अर्निंग या फिर कितना क्या क्या है, किसका रिलेटिव पोर्शन कितना है, उसी को पता चलता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी एक चीज वो देखते हैं सर, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं ना कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी जनरलाइज फॉर्म में यही होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब डेट टू इक्विटी, कितना इक्विटी है कितना डेट है, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर मैंने दोनों लिखा हुआ है, डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। सर डेट कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया? सर वो पैसा जो आपने डेट के थ्रू उठाया है उसको क्या बोलेंगे हम? डेट कैपिटल बोलेंगे। और वो पैसा आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू उठाया है उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विटी कैपिटल बोलेंगे। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं, कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, रिस्क को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। अगर हम डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल को कंसिडर करें किसके बेसिस पे? कॉस्ट के बेसिस पे कंसिडर करेंगे, तो इसमें से कौन सा आपका चीप होता है और कौन सा कॉस्टली होता है? इसमें से देखो, आपका जो डेट कैपिटल होती है ना, डेट जो होता है आपका, वो रिलेटिवली क्या होता है? वो चीपर होता है। कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू डेट, या जो डेट के थ्रू जो हम पैसा उठाते हैं वो हमारा सस्ता होता है, ठीक है, वो सस्ता होता है। और जो इक्विटी के थ्रू जो हम उठाते हैं वो हमारा क्या होता है? वो महंगा होता है। ऐसा क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है? आपको फिक्स अमाउंट जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ती है। और अगर हम रिलेटिवली रिस्क की बात करें तो रिस्क भी किसमें ज्यादा होता है? डेट में क्या होता है? रिस्क आपका ज्यादा होता है। रिस्क जो होता है वो आपका डेट में ज्यादा होता है और इक्विटी में रिस्क क्या होता है? वो कम होता है। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है ना, इसमें होता कैसे है कि जो डेट है या फिर जो लेंडर है हमारे, उन्होंने हमको क्या दे रखा है? लोन दे रखा है, और उनको एक फिक्स अमाउंट जो है ना आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने उनको फिक्स अमाउंट पेमेंट नहीं करी तो वो हमारे ऊपर जुडिशियल एक्शन जो है वो ले सकते हैं, हमारे पास वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में सू कर सकते हैं हमारे ऊपर। तो इस केस में कंपनी का क्लोजर भी पॉसिबल है अगर हमने अपने लैंडर्स की जो पेमेंट है उसको अगर हमने नहीं किया तो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में ये राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता है कि हमने अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया तो हमारे पे केस कर देंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। इस वजह से डेट कैपिटल आपका रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि आपकी कैसी भी कंडीशन है लेकिन आपको किसी भी हालत में उनका इंटरेस्ट जो होता है ना उसको पे करना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं हम सर कॉस्ट के बिहाफ पे देखें तो डेट कैपिटल अच्छा होता है, सस्ता होता है, और रिस्क के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेट कैपिटल क्या होता है? वो ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। अब ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सर? देखो अगर जब हम शेयर्स की बात करते हैं ना, शेयर्स आपके दो तरह के होते हैं। देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको। शेयर कैपिटल की बात करें अगर हम, शेयर कैपिटल, अब शेयर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं सर। एक होते हैं इक्विटी, एक होते हैं आपके इक्विटी, और दूसरे होते हैं आपके प्रेफरेंस। ओके, एक होते हैं आपके इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। सर ऐसा कोई हार्डकोर डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, बट फर्क कितना होता है कि इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, वो क्या होता है आपका? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, प्लस इनको जो होता है ना, अगर हम पेमेंट की बारी करें, इनको देखो कैसे रखा जाता है। सबसे पहले हमारे जो होते हैं ना, जब अब कंपनी जो है बाइंडिंग अप हो रही है तो सबसे पहले जो डेट होल्डर है उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। यही डिफरेंस होता है आपका। इक्विटी शेयर होल्डर्स बाद में रहते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो है किसको पेमेंट होती है? आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले किसको पेमेंट होती है? डेट होल्डर को, या फिर डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, उनको पहले पेमेंट की जाती है कंपनी की बाइंडिंग अप या क्लोजर के टाइम पे। तो यही क्या होता है आपका डिफरेंस होता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में। इक्विटी पे कैसे कोई उनको स्पेशल राइट्स नहीं होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास स्पेशल राइट्स होते हैं आपके, जैसे उनको डिविडेंड भी फिक्स पे किया जाता है, प्लस वाइंडिंग अप या डिस्क्लोजर के टाइम पे उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको पहले पेमेंट की जाती है। ओके, तो ये हो गया। तो अभी हम बात करते हैं सर रेट, यहां पर डेट और प्रेफरेंस, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है? इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है ये देखते हैं जरा। सर सबसे पहली सिमिलैरिटी तो ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है आपकी? लो होती है। दोनों ही केस में, चाहे आप डेट के थ्रू पैसा उठाओ चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा उठाओ, दोनों की ही कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। इक्विटी की कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है, एंड जो डेट एंड प्रेफरेंस दोनों की कैपिटल उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट सिमिलरिटी की बात करेंगे, रिस्की। सर दोनों ही क्या होते हैं? वो ज्यादा रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दोनों ही क्या होते हैं? वो ज्यादा रिस्की होते हैं अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर से इसका कंपैरिजन करें तो। आगे हम बात करते हैं
डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं। देखो डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं सर। डेट को अगर हम बात करेंगे डेट कैपिटल में, डेट कैपिटल इसको पेमेंट आपको करनी पड़ती है ऑलवेज। अगर हम बात करेंगे डेट कैपिटल में, तो डेट के थ्रू जब हम पैसा उठाते हैं तो कंपनी किसी भी हालत में, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो, उन दोनों ही केसेस में क्या करना पड़ता है, उसको पेमेंट करनी पड़ती है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स ये क्या होता है, इसको पेमेंट कब होती है, सब पेमेंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। कहने का क्या मतलब है, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप तभी पेमेंट करोगे जब कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है। बट इनको क्या होता है, आपका डेट कैपिटल में आपको हमेशा पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे कंपनी फायदे में जा रही है चाहे नुकसान में जा रही है, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया डिसिमिलैरिटी। सर एक तो ये हो गया डिसिमिलैरिटी की बात करें अगर हम। सर दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है टैक्स बेनिफिट में। टैक्स बेनिफिट हम क्या कह सकते हैं, सर डेट कैपिटल में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस में आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। कैसे सर, जब क्या करते हैं टैक्स का बेनिफिट कैसे, पहले हम डेट पे करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, उसके बाद हम टैक्स पेमेंट करते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता है, पहले आप टैक्स पे करते हो, बाद में आपको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड पे करते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस केस में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है और इस वाले केस में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ये हो गई आपकी एक दूसरी डिसिमिलैरिटी। तो हमने देख लिया डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज भी देख लिया हमने दोनों के बीच में। चलिए अब देखते हैं आपका फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल लेवरेज का मीनिंग क्या होता है, जब हमारे हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो में, या इसको पोर्टफोलियो कहते हैं कि कितने कितने डिफरेंट सोर्सेज से आपने पैसा ले रखा है, इसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो जब हमारे पोर्टफोलियो में जो डेट कैपिटल है, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जब उसका शेयर बढ़ता जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पैसा आपके पास टोटल है ना, उस टोटल में से आपने कितना पैसा उधार ले रखा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। क्या कहता है यहां पर देखिए सर, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब क्या है आपका, कि भाई आपके पास जो भी पूरी बिजनेस के पास इनकम आ रही है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, उस लॉन्ग टर्म सोर्सेज में से कितना पैसा आपने उधार के थ्रू लिया है। सिंपल कहने का मतलब कितना आपने डेट के थ्रू लिया है, डेट कैपिटल है कितनी, प्लस कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना पैसा आपका इसका, इन दोनों को मिला के, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं कि आपके पैसों में कितना पैसा उधार का होता है, इसी को हम फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है आपकी फाइनेंशियल रिस्क। सर जब आप उधार ज्यादा लेते जाओगे ना, तो एक टाइम पे रिस्क जो है ना आपका, वो भी क्या होता है, वो ज्यादा होता जाएगा। रिस्क किस चीज का, कि सर क्या हम वो पैसा पे कर पाएंगे। अगर हम ज्यादा पैसा आप उधार के थ्रू ले रहे हो, तो बाई चांस अगर थोड़ा सा कैश का इनफ्लो में थोड़ी सी दिक्कत हुई, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं हुआ, तो उस केस में आपकी जो ऑब्लिगेशन है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, उसको पे करना, अगर आप फेल होने की संभावना बढ़ सकती है आपकी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। कि भैया ये संभावना या इनएबिलिटी टू डिस्चार्जेस हिज लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस, मतलब ये कि भाई आपकी जो लायबिलिटी है या आपकी जो ऑब्लिगेशंस है, किस चीज की ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल चार्जेस कि जो होते हैं वो पेमेंट करना है आपको, वहां अगर आप फेल हो जाते हो या फेल होने की संभावना रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। यार मैंने उधार तो बहुत ले लिया है, लेकिन मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है। अब मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, और मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है तो मैं अपनी कैसे उधारी चुकाऊंगा, शॉर्ट टर्म की जो मुझे ब्याज पे करना है वो मैं कैसे पे करूंगा, तो रिस्क आ गया ना मेरे पास, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। देखिए क्या लिखा है यहां पर, इट रेफर्स टू अ रिस्क नॉट एबल टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हम कह सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि जब आप बिजनेस की फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर करने में इनकैपेबल हो जाते हो, तो ऐसे ही रिस्क को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल रिस्क कहा जाता है। पांडा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल रिस्क हो गया आपका, फाइनेंशियल रिस्क, भाई मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं दे पाऊंगा, रिस्क है ना आपका। सो
आगे हम बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सर बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यही आपका ईबी, आईटी और ईपीएस एनालिसिस बेसिकली इसी को डिपेंड करता है, और यही आपको एग्जाम में पूछता भी है। ये क्या कहता है सर, ये कहता है आपका इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। कहने का मतलब क्या है आपका, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पर शेयर वैल्यू इंक्रीज होती है ड्यू टू, कब सर, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के थ्रू ज्यादा पैसा जो है वो उठा लेते हो। कहने का मतलब यहां पर क्या है सर, ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि आपका जो ईपीएस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो आपका ईपीएस भी बढ़ेगा। ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है ना, यही बताता है कि कैसे हम क्या करें कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि डेट प्लस प्रेफरेंस, इन दोनों से ज्यादा पैसा उठाते हैं, इन दोनों से ज्यादा पैसा उठाएंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, या फिर हम वेल्थ कह सकते हैं शेयर होल्डर्स की, वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। सर इसको प्रूफ करते हैं एक बार, फिर हम देखेंगे ऐसा होता क्यों है। पहले इसको हम प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे होता है ये, देखते हैं। सर ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, सर दो कंपनियां, एक कंपनी एक्स और एक कंपनी वाई है। इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू क्या किया हुआ है सर, कंपनी एक्स ने सारा पैसा इक्विटी के थ्रू उठाया है, 10 लाख इक्विटी है, लेकिन कंपनी वाई ने 4 लाख इक्विटी के थ्रू उठाया है, और डिबेंचर कितना है आपका, 6 लाख का, यानी कि दोनों के पास 10-10 लाख है। दोनों के पास कितना है आपका, 10-10 लाख दोनों के पास में है, बट डिफरेंस क्या है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का चेंज है। सर इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी प्लस डेट दोनों है, बट कंपनी एक्स के कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल और केवल क्या है, इक्विटी है। अब वो क्या कहता है सर, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आपने कुछ भी पे नहीं किया, ना इंटरेस्ट पे किया है ना ही टैक्स पे किया है, और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है सर, 2 लाख है, एंड टैक्स जो है वो 30% है। अब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन हम देखते हैं कि कंपनी एक्स का ईपीएस ज्यादा होगा या कंपनी वाई का ईपीएस ज्यादा होगा। देखिए कैसे होगा ये, यहां पर कंपनी एक्स ले लेते हैं, यहां पर कंपनी वाई है, और इधर हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, ओके। सबसे पहले तो लिखते हैं यहां पर ईबीआईटी। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है सर, 2 लाख, दोनों कंपनी का 2 लाख है। अब यहां पर लेस टैक्स कितना है आपका, एट द रेट ऑफ 30%। नहीं, पहले टैक्स नहीं देंगे हम, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देंगे, टैक्स नहीं देंगे, सबसे पहले हम क्या देंगे, इंटरेस्ट, जो भी डिबेंचर के ऊपर में। तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10% है। देखो सर अब कंपनी एक्स का तो नील है, तो यहां तो नील हो जाएगा आपका, सर हो गया नील। लेकिन कंपनी वाई ने क्या किया हुआ है सर, 6 लाख का उधार ले रखा है उसने, तो 6 लाख का 10% यानी कि 60,000, तो ये हो गया 2 लाख, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,40,000। ये क्या हो जाएगा आपका, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद की जो अर्निंग आपकी ये है। सर अब क्या करेंगे हम, अब टैक्स पे करते हैं, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। सर 30% टैक्स पे करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसका टैक्स हो जाएगा 30 यानी 60,000, ये हो गया। एंड देन इसका बात कर, इसकी देखेंगे, देखो 40 का 30%, तो ये 3 0 शायद हमारा एकदम से लगा, 1 3 4 42, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, ये हो जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना हो रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स सर, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1,40,000, और ये हो जाएगा आपका 98, ठीक है, ये हो गया आपका 98,000, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं, चलो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्होंने कितना पैसा इसके थ्रू उठा रखा है।
इक्विटी शेयर कैपिटल ना, अभी देखते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है इनका, इक्विटी शेयर कैपिटल ये है कितना सर इनका, इसका 10 लाख है और इसका जो है वो 4 लाख है। अब निकालते हैं हम ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है सर, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है आपका, देखो 10 रुपए ना आपका, तो हाँ तो ये नंबर ऑफ शेयर्स, अगर इनकी बात करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स नंबर्स, तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, यहां पर देखो अगर 10 लाख है तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख, इसका 1 लाख ये हो गया, एंड दूसरे वाले का 40,000। ये हमारा क्या होता है आपका इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके, बेसिकली एक के हो गए आपके 1 लाख और दूसरे के आपके कितने, वो है आपके 40,000। ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर, ईपीएस का फॉर्मूला होता है आपका ईएटी अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सर ईएटी कितना है पहले वाले केस में 140 अपॉन में 1 लाख, तो ये हो जाएगा 1.4, और दूसरे वाले केस में हो जाएगा 98,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40,000, तो ये हो जाएगा 3 से ये गया, एंड देन ये हो जाएगा कितना, हाँ 2.04, एक देखते हैं 98,000 और 40, तो ये हो जाएगा आपका 4 से गया 4 दूनी 8 और 1 गया 4 6 16 और ये 1 2 25, ये हो जाएगा आपका 2.45। तो देखिए दोनों ही केस हमारे सामने आ गए हैं सर। कंपनी एक्स का अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है 1.4 आ रहा है, और कंपनी वाई का अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है 2.45 आ रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी वाई का जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसने क्या किया, डेट का भी इस्तेमाल किया था अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में, बट कंपनी एक्स ने बिल्कुल भी डेट का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो ये चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर कंपनी डेट के थ्रू अगर पैसा उठाती है, कंपनी अगर पैसा डेट के थ्रू उठाती है, तो उस केस में अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया अभी। लेकिन सर इसमें भी एक क्रक्स है, वो क्या सर, क्या हमेशा, अच्छा पहले तो ये एक चीज ये बता देता हूं मैं आपको, ऐसा हुआ क्यों सर, ऐसा कैसे हो गया, कंपनी ने उधार ज्यादा लिया है, कंपनी ने उधार ज्यादा लिया तो जो ईपीएस इंक्रीज हो गया, ये कैसे हो गया सर? इसके पीछे लॉजिक पता क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब कंपनी ने उधार ज्यादा लिया पैसा, यानी कि क्या किया कंपनी ने डेट के थ्रू पैसा उठाया, तो भाई डेट के थ्रू पैसा उठाने पर कंपनी को जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कम पे करनी पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट ने कम पे करी तो उसके पास रिटेन अर्निंग क्या होती है, वो ज्यादा बच जाती है। नहीं इसको मैं देखो, मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे करते हैं। मान लो कि कंपनी के पास में ना क्या हो गया आपका, कंपनी के पास ना दो सिचुएशन में, कंपनी के पास इसमें 2 लाख थे, 2 लाख थे कंपनी के पास में। अब कंपनी ने क्या कर दिया, ज्यादा पैसा जो है ना वो उससे जो डेट है उसके थ्रू उठाया था, तो उस केस में लेट सपोज कंपनी ने अगर उसके उठाया था, तो अगर 40,000 पे कर दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो कंपनी के पास क्या बचेगा 1,40,000, 1,60,000। कंपनी के पास ज्यादा पैसा बचता है, कंपनी के पास क्या कहते हैं ज्यादा पैसा बचता है, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट में क्या कर देते हैं, वो कम पैसा, क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है, वो कम आ रही है, क्योंकि लोन के थ्रू जो पैसा लिया है ना उसकी कॉस्ट कम होती है। तो जब कॉस्ट कम हो रही है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कम पे कर रही है, तो कंपनी के पास ज्यादा पैसा बचता है। इससे क्या होता है, ईपीएस जो है कंपनी का, वो जो शेयर होल्डर्स है उसका बढ़ जाता है। तो अभी हमारे एक सवाल आता है कि क्या सर हमेशा ऐसा होता है क्या, ये हमेशा होता है कि कंपनी ज्यादा उधार ले और ज्यादा प्रॉफिट ईपीएस ज्यादा बढ़ता है? तो हर कंपनी को ऐसे ही करना चाहिए, भैया ले लो जितना पैसा हो सके उधार के थ्रू और अपना ईपीएस बढ़ा लो। ऐसा हर बार संभव नहीं होता है। ये संभव कब होगा, ये पॉसिबल तभी होता है जब, मैं आपको बताता हूं ये संभव कब होता है। देखिए मैं यहां पर थोड़ा बताता हूं। ओके, ये पॉसिबल कब है, ये सिचुएशन पॉसिबल कब है, ये सिचुएशन पॉसिबल तब है जब कॉस्ट ऑफ डेट कम है आरओआई से। आरओआई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उससे आपको कितना रिटर्न आया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको हम। जितना रिटर्न आया है वो ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, कम है। ठीक है, ये वाला केस होगा अगर, तो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन आ गई,
कॉस्ट ऑफ डेट अगर आपका ज्यादा है और आरओआई आपका कम है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपका क्या होगा, ईपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं इस सेम क्वेश्चन को लेके दिखाता हूं आपको। चलो ये सेम क्वेश्चन है आपका, इसको मैं लिख करके दिखाता हूं आपको। देखो सब कुछ सेम है। हम क्या करते हैं, जब हम आरओआई को कम कर दें थोड़ा सा, देखिए यहां पर कंपनी एक्स हो गई, यहां कंपनी वाई हो गई, तो ये पर्टिकुलर हो गया। देखिए सिमिलर सिचुएशन है और कैसे आपका ये चेंज हो जाएगा ना, उसको देखते हैं जरा। देखो क्या हो रहा है सर, कंपनी अभी इस बार ना, इस वाले केस में कंपनी का जो ईबीआई था वो हमने 2 लाख लिया था ना। अभी हम क्या करते हैं, कंपनी का ईबीआईटी जो है ना वो थोड़ा कम कर देते हैं। ईबीआईटी हमने कर दिया 80,000। कंपनी का ईबीआईटी हमने कर दिया कम 80,000। अब देखो क्या होता है सर, 80,000 है ना, तो क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। सर कितना इंटरेस्ट है, सर इसका तो इंटरेस्ट है नहीं, उस वाले का 60,000 कम कर देते हैं। तो क्या बच गया, ये बच गया सर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। कितना बच गया, देखिए सर ये हो गया 80,000 और ये हो गया आपका कितना 20,000। ओके, अब इसमें से हम क्या कर देते हैं सर, टैक्स माइनस कर देते हैं, लेस टैक्स। जब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24,000। ये माइनस कर दिया, इसमें से 30% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6,000। ये क्या हो जाएगा आपका अर्निंग ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका 0,006 एंड ये 5 और ये हो जाएगा आपका 14,000। ओके, अभी देखिए क्या होता है सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी सेम ही होगा, तो इस वाले केस में कितना है, 1 लाख है, इस वाले केस में कितना था 40,000 था। अब देखिए ईपीएस निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर, इस वाले में कितना हो जाएगा 56,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 5 ये हो जाएगा आपका 5.6 0.56। ओके, जरा इसका निकालते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 14,000 अपॉन में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, ये हो जाएगा आपका 4×3=12 और 224, तो हो जाएगा आपका 0.35। देखिए जो मैं दिखाना चाहता था आपको सर, अर्निंग पर शेयर 0.56, अर्निंग पर शेयर 0.35। यहां पर हमने ये प्रूफ कर दिया है कब सर, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आरओआई से कम होगा तब ये केस होगा जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, ईपीएस जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। बट जब ये केस होगा आपका, इस केस में क्या था सर, ये जो केस था हमारा, यहां पर कॉस्ट ज्यादा थी आरओआई से, तब कंपनी का ईपीएस नहीं बढ़ रहा है। और इस वाले केस में क्या था आपका सर, कॉस्ट आपकी कम थी, आरओआई आपका ज्यादा था। जब ये वाला केस था आपका तो क्या हो रहा था आपका, और जब ये वाला केस था आपका तो ईपीएस बढ़ रहा था। तो ये हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात कर लेंगे ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें थोड़ा भी डाउट रहता है आपको तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर आगे वाली वीडियोस में। थैंक यू।